नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं अमृता राय। आज हम इकट्ठा हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के खास प्रांगण में और यहां पर भारतीय इतिहास कांग्रेस की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस मौके पर देश और दुनिया के तमाम इतिहासकार इकट्ठे हैं और तकरीबन 2000 इतिहासकारों में से कुछ चुनिंदा इतिहासकारों के साथ आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय समाज में स्त्री का स्थान, उसकी पहचान और उसका सम्मान किस तरह से रहा है और क्या उसे सुरक्षित रखा जा सका है। क्या वो कभी फैसले लेने की भूमिका में रही है या फिर महाकाव्यों के चुनिंदा पात्रों को ही केवल ध्यान में रखकर स्त्री की भूमिका को बड़ा बनाकर दिखाने का प्रयास किया गया है। आखिर भारतीय इतिहास के पन्नों से अगर हम पलटकर देखें तो स्त्री किस तरह की भूमिका में अब तक जीती रही है, और ये भी हम बात करेंगे कि इस लिहाज से क्या आज का वक्त, आज का समाज स्त्री की स्वतंत्रता का स्वर्णिम काल माना जा सकता है। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि इतिहास के पन्नों में भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका किस तरह से रही है। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए 3 मशहूर इतिहासकार हैं। हमारे साथ हैं शिरीन मूसवी, जो कि प्रोफेसर रही हैं एएमयू में और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की प्रोफेसर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुमकुम रॉय हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं जेएनयू में, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मृदुला मुखर्जी हैं, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चारों स्त्रियां हैं और हम चारों स्त्रियां मिलकर आज हम ये बहस करने जा रहे हैं या चर्चा करके ये जानने को और देश को बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वैदिक काल से लेकर अब तक स्त्रियों की भूमिका भारतीय समाज में किस तरह की रही है। क्या बदलाव की कोई सूरत कभी बनी है? क्या कभी जिस तरह से बार बार बातें कही जाती रही हैं कि वैदिक काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो क्या हम कुमकुम जी, क्योंकि आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्या वाकई वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो महिलाओं के लिए स्वर्ण काल था, या आज ज्यादा बेहतर है? देखिए, ये तुलना करना मुश्किल है, लेकिन वैदिक युग के बारे में कई धारणाएं हमारे मन में है जिसको थोड़ा सही ढंग से देखने की जरूरत है। एक बात है कि जब हम वैदिक युग की चर्चा करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वैदिक युग सिर्फ पंजाब उत्तर पश्चिम के इलाके में वेदों की रचना हुई थी। उस इलाके में उस ग्रंथ से, वैदिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है। बाकी भारतवर्ष के आधुनिक इलाकों में क्या स्थिति थी, ये उस ग्रंथ के आधार पर कहना मुश्किल है। दूसरी जो बात है कि अगर हम ऋग्वेद, इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि इतिहास भी कुछ सीमित इलाकों तक सीमित था, वो पूरे देश की औरतों की स्थिति को उसमें नहीं दर्शाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो बात है कि अगर हम ऋग्वेद जैसे ग्रंथ को ले, और हम जानते हैं कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त या कविताओं की रचनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनमें से अगर हम देखें कि महिला ऋषियों के द्वारा कितनी रचनाएं की गई है, तो हम देख पाते हैं कि उसमें 1000 में से लगभग 15 या 20 रचनाएं महिलाओं की रचनाएं हैं। बाकी जो है, आप एक परसेंटेज देख सकते हैं उसमें। 1000 में से अगर 15 या 20 महिलाओं की रचनाएं हैं, बाकी सारे पुरुष ऋषियों की रचना है, तो समानता की स्थिति नहीं थी। ये जो महिलाएं थी, ये एक्सेप्शनल थी, ये व्यतिक्रम थी, और उसी दृष्टिकोण से हमें उनको देखना चाहिए जी। और अगर हम वेदों में देवता और देवियों की स्थान देखें, तो देवता प्रमुख थे। अग्नि, इंद्र, सोम की पूजा के बहुत सारे प्रार्थनाएं मिलती हैं। देवियों की संख्या भी बहुत कम है और उनके लिए प्रार्थनाएं भी कम है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वैदिक काल स्त्रियों के लिए स्वर्ण काल था, ऐसा था नहीं। कुछ एक्सेप्शनल महिलाएं हर युग में होते हैं और उनके आधार पर मानना कि सभी महिलाओं के लिए, आम महिलाओं के लिए वो स्वर्ण युग था, ये शायद गलत होगी। लेकिन स्त्री प्रधान व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, मूसवी मैम आपसे, अगर हम कुछ हिस्सों की भी बात करें जहां पर स्त्रियों को या चुनिंदा स्त्रियों को एक तरह से इम्पोर्टेंस हासिल थी, महत्व हासिल था, तो वो महत्व की प्रेरणा, वो महत्व कहाँ से आया? क्या वो स्वतः प्रेरणा से वो महत्व पा रही थी या फिर समाज उनको वाकई वो इम्पोर्टेंस दे रहा था? देखिए, अगर आप अभी तक प्राचीन ही काल में हैं, तो हालांकि वो प्रोफेसर कुमकुम राय की फील्ड है, मेरी नहीं है, मगर मुझे कम से कम ऋग्वेद में ये याद है कि जब इंद्र से प्रार्थना की जाती है
तो 10 बेटे मांगे जाते हैं, कभी किसी ने बेटी नहीं मांगी है। तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद किस तरह हम ये कह सकते हैं, और ये सिर्फ हम ऋग्वेद पर क्यों रुक जाते हैं, फिर हम अथर्ववेद तक क्यों नहीं आते, जब औरत जो महिला जो है वो पलूट करने वालों में से हो जाती है। तो जो ये कहते हैं वैदिक काल में बहुत अच्छा था, तो वो चाहे जितने भी छोटे भाग में हो या बड़े भाग में हो, उसमें भी मुझे तो कभी ये नहीं नजर आता कि वो, मतलब आप ये कह रही हैं कि स्त्री के स्थिति के लिहाज से भारतीय इतिहास को कालखंडों में बांटा नहीं जा सकता, हर स्थिति में एक ही जैसी रही स्त्री, हर कालखंड मैं कहूंगी लगभग, क्योंकि जब तक ऋग्वेद से लेकर आगे तक, जब तक कोई धर्म मुझे ऐसा नहीं मिला है जिसमें औरत या महिला जो है वो पुरुषों के बराबर रखी गई, कोई धर्म नहीं, किसी एक धर्म का आप मुझे नाम बतला दें। तो जब भी धर्म जो है वो सबसे आगे आएगा, महिला पीछे जाएगी। हम धर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मृदुला जी मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, हालांकि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा देखती रही हैं, पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अगर हम वैदिक काल से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक आना चाहें तो उसके बीच में कई कालखंड आए। कुछ लोगों ने कहा कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, कुछ लोगों ने कहा कि भक्ति काल में स्त्रियों को बराबरी का हक दिलाने के लिए भी काफी बातें हुई, पर क्या वाकई उन वक्त में भी कुछ चुनिंदा स्त्रियां ही आगे बढ़ पाई? जो कुमकुम ने कहा और शिरीन ने भी कहा, मैं ब्रॉडली उसी के साथ एग्री करती हूँ कि मुझे लगता है कि महिलाओं की जो स्थिति, उसकी जो पहचान, ये सब समाज के सामने इश्यूज बन के ही नहीं आए, किसी भी धर्म में नहीं आए, किसी भी मूवमेंट में नहीं आए। थोड़ा बहुत आपको भक्ति मूवमेंट में, क्योंकि भक्ति मूवमेंट का ये था कि किसी को भी किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है, और जो अपने प्रेम से आप भगवान को जीत सकते हो, तो वहां स्त्री और पुरुष एक लेवल पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग। और हमारे पास उदाहरण भी है, जैसे मीराबाई का उदाहरण है, ऐसे कुछ अनयूजुअल। तो सेंट्स में भी अनयूजुअल वुमेन है हमारे पास, भक्ति मूवमेंट में साउथ में भी मिल जाएंगे आपको, नॉर्थ में भी मिल जाएंगे ऐसे कैरेक्टर्स, पर वो आपको पॉलिटिक्स में भी मिल जाएंगे। रजिया सुल्तान भी है एक, तो मिडीवल सबसे इन अ सेंस बहुत जो कड़ा मिडीवल पीरियड माना जाता है सुल्तानेट का, उसमें भी आपकी एक पूरी सुल्तान रही एक औरत। तो चाहे आप हिंदू कोट अनकोट में देखिए, इस्लामिक उसमें देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर्स में देखिए, एक्सेप्शनल वुमेन जो ब्रेक करती हैं इस मोल को। नूरजहान ने बहुत दिन राज किया। मैं ये जानना चाहती हूँ, हर युग में आप ये कह रही हैं, हर युग में हर कालखंड में कुछ एक्सेप्शनल वुमेन रही, लेकिन पुराने इतिहास में महिलाओं का अधिकार या महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं मुद्दा बन पाया? नहीं, बिकॉज वो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह का आपका पूरा है, कहीं भी दुनिया में आप देख लीजिए, विमेन्स इश्यूज तो मॉडर्न पीरियड में ही सामने आए हैं। कहीं एज अ रिजल्ट ऑफ रेनेसां और एनलाइटनमेंट के थ्रू आए हैं, सफरेजेट मूवमेंट के थ्रू आए हैं। इसेंशियली 19th सेंचुरी में ही दुनिया भर में ये चीजें सामने आनी शुरू होती हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद स्थिति अच्छी हुई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जो चुनिंदा महिलाएं आगे आईं, आपने वैदिक काल से लेकर और बाद तक की, भक्ति काल और उसके बाद तक की महिलाओं की बात की, जो चुनिंदा महिलाएं आईं, किसी भी तरीके से अपने को सिद्ध कर पाई, समाज में अपना स्थान बना पाई, वो दूसरी महिलाओं के लिए रास्ता क्यों नहीं आसान कर पाई? वो दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल क्यों नहीं बन पाई? ये कुछ अंश तक मिसाल बन भी पाए थे, विशेषकर अगर हम धार्मिक जो गतिविधियां थी उनको देखें, जैसे कि बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में हम देख पाते हैं, और बाकी जो संसार छोड़ के जाने वाले जो संप्रदाय थे उनमें हम देख पाते हैं कि कुछ अंश तक अपनी जगह बना पाई थी। लेकिन ये भी सही है कि जब तक एक प्रकार के गणतांत्रिक चिंतन का विकास नहीं होता है, और गणतांत्रिक चिंतन के आधुनिक रूप हम, जैसे कि आपने कहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से देख सकते हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं कई प्रकार है, कई क्रम है, कई चरण है।
उसके पहले अगर हम महिलाओं को देखें या पुरुषों को भी देखें, ऐसा नहीं है कि सभी पुरुषों की स्थिति समान थी। उनमें भी हम विभाजन देख सकते हैं, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन हम देख सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये कंपैरिजन, ये तुलना हमें करना है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि सभी पुरुषों की स्थिति समान थी वैदिक युग में। तो इसलिए हमको ये बात नहीं करनी चाहिए कि अगर सभी पुरुषों की स्थिति समान नहीं थी तो सभी महिलाओं की भी स्थिति समान नहीं थी, इसलिए ये मुद्दा क्या हम इसको कम करके देखें? नहीं, इसको रेस करने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि एक तो है कि जो हम इनइक्वालिटीज की चर्चा कर रहे हैं और हिस्ट्री कांग्रेस में इस पर चर्चा अलग से एक सेशन में भी हो रहा है। सेक्सुअल इनइक्वालिटी एक बड़ी बात है जिसको हमें समझना चाहिए, लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि अलग अलग संदर्भ में किस तरह से इसका प्रकाश होता है। जी, एक और सवाल है शिरीन जी, वो ये कि वक्त के हिसाब से अलग अलग जो कल्चर रहे, चाहे वो इस्लाम रहा, चाहे वो बौद्ध रहा, या चाहे और दूसरे कल्चर रहे, उन धर्मों का कोई प्रभाव देखने को मिला महिलाओं की स्थिति पर? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जैसा कि अभी कुमकुम मैम ने भी कहा कि बौद्ध धर्म में माना जाता है कि उनको कुछ आज़ादी, कुछ महत्व मिला। इस्लाम के बारे में भी ऐसे ही मान्यताएं हैं, लेकिन क्या वाकई धर्म का असर रहा समाजों पे? अगर मैं बिल्कुल, एक तो पहली बात मैं कुमकुम से इस पर अग्री करती हूँ कि हमें सारी महिलाओं को एक उसमें नहीं रखना चाहिए, में नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसमें भी हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखना होता है, जो बिल्कुल शुरू में उन्होंने कहा था। दूसरी बात ये कि अगर आप बुद्ध धर्म में भी कहें तो मुझे ये मालूम है कि भिक्षुनी चाहे जितनी सीनियर क्यों ना हो, अगर कोई बिल्कुल जूनियर भिक्षुक ना भी उसके सामने आ जाए तो उसे उसकी बात माननी पड़ती थी, जबकि एडमिशन का टाइम होता था उस पर भी। तो भिक्षुनी और भिक्षु में कभी बराबरी नहीं बनाई गई। तो उसे तो आप छोड़ दीजिए, मैं अपने ही पीरियड पर आती हूँ जिस पर मुझे कुछ शायद मालूम है। ये भी कहना मुश्किल है। देखिए, हरित युग में शायद ये रहा है कि जो काम करने वाली औरतें, जो गरीबों की औरतें हैं, उनको हमेशा आज़ादी रही है थोड़ी बहुत, और क्योंकि वो आर्थिक उसमें उनका एक भागदान था, इसलिए उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर रहती थी। अगर आगे आप देखिए तो जिस वक्त अभी प्रोफेसर मुर्तुज़ा मुखर्जी ने रज़िया सुल्तान का नाम लिया, तो रज़िया सुल्तान के लिए सबसे सुंदर बात जो मैं कहूँ मेरे दिमाग में वो ये है कि उनका नाम उनके सब भाइयों को छोड़कर उनके बाप ने, इल्तुतमिश ने प्रपोज किया कि मेरे बाद मेरी बेटी बनेगी, और उनके किसी नोबल ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। रज़िया सुल्तान सुल्तान बनी, कई साल तक रहीं, और उसके बाद 4 साल के अंदर अंदर आपस में नोबिलिटी के झगड़े की वजह से उन्हें हारना पड़ा। तो ये कह देना, मैं इस पर एक छोटी सी बात ये कह दूं कि मैंने एक मॉडर्न हिस्टोरियन को, आधुनिक काल के लिखने वाले को लिखा है कि क्या जमाना था कि मौलवी भी चुपचाप सुनते रहे कि एक औरत को बना दिया जाए और चूं तक नहीं की। तो मेरे ख्याल में वो मौलवी ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, जबकि आज के इतिहासकार हैं उससे। लेकिन मैं उस बात में आपके साथ एक ये भी कहूंगी कि देखिए, औरतें किस वर्ग की हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक शेख अहमद सरहिंदी साहब हुआ करते थे अकबर के ज़माने में, बहुत मौलवी थे। उन्हीं ने कहा, धर्म की मैं बात पर आ रही हूँ, वो बहुत बड़े मौलवी हैं इसलिए उनकी बात बता रही हूँ, कि कुरान में है कि औरतें तुम्हारी खेतियों की तरह हैं, उन्हें उस तरह से टिल एज यू विल, उस तरह से जोतो बो जिस तरह से तुम्हारा दिल चाहे। फिर उन्होंने कहा हमें भगवान का बहुत आभारी होना चाहिए। ये मौलवी ने कहा, ये शेख अहमद सरहिंदी साहब ने कहा था, मैं नाम के साथ आपको बता रही हूँ, और खुद उनके मकतूबात रंबानी में है, कहीं किसी और ने उनके बारे में नहीं कहा, उन्होंने खुद लिखा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि औरतें, भगवान का आभारी मर्दों को इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने औरतों को बनाया और उनको सारी सुंदरता दी ताकि हम उन्हें एंजॉय कर सकें। और वो इतना बड़ा दानी है कि उसने हमें एक वक्त में 4 बीवियां रखने की इजाजत दी और बेगिनती कंकुबाइन भी रखने की इजाजत दी।
लेकिन ये क्या ईश्वर, ये क्या अल्लाह मैं ने अभी पहले मुझे पूरा इजाजत दी? अब ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये हुआ, और शायद कुरान में ये है भी, मुझे नहीं मालूम, मैं कुरान के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन शेख अहमद सरहिंदी ये कहते हैं। और फिर उन्हीं ने कहा, वो उससे ज्यादा उसने अच्छी बात ये की कि डाइवोर्स या तलाक के मैकेनिज्म से हमें बीवियों को एक एक को तलाक देके नई औरतों को बीवी बनाने का भी अवसर दिया। तो ये तो उनका एक बात थी। और इनका औरतें बिल्कुल ऐसी होती हैं कि उनकी आवाज बाहर न जाने पाए, वो बेअक्ल होती हैं। नहीं, लेकिन शिरीन जी, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये एक मौलवी का अपना विचार भी हो सकता है? ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम में, कुरान में यही शिक्षा हो। ये हो सकता है कि ये मौलवी का अपना विचार हो, जिसको उस वक्त के लिहाज से ज्यादा सही समझा गया हो, क्योंकि इसमें सब सारे पुरुषों को अपना हित दिखता हो। देखिए, ऐसा है कि उन्हीं ने कुरान की आयतें साइट की हैं, कम से कम सो एज यू टिल एज यू विल, उन्हीं ने आयत के साथ दिया है, बाकी चीजों को मैं नहीं। और ये भी कि 4 शादियां की जा सकती हैं, ये भी कुरान में ही मौजूद है। तो इसको तो आप नहीं कहीं से डिनाई कर सकती हैं। और बात तो ये, उसको सब मान भी नहीं रहे थे, मैं ये भी नहीं कह रही। और मगर उसके फौरन बाद उन्हीं ने ये फरमा दिया कि लेकिन ये सब बातें पैसे वालों की औरतों के लिए हैं, गरीब औरतों को ना अंदर रहने की जरूरत है, ना उनको आवाज तक को उनके पर्दा करने की जरूरत है। उनका तो काम ये है कि वो मजदूरी करें, दूसरों के घरों में भी जाके काम करें, उनके ऊपर ये कोई पाबंदियां नहीं है। मुझे यकीन है कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक राजनीतिक उदाहरण दिया और एक जो है समाज की सोच का उदाहरण दिया, लेकिन पैरामीटर और क्या क्या हों जिसके आधार पर हम ये माने कि दरअसल औरत को इम्पोर्टेंस मिली या नहीं मिली? एक ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मृदुला जी, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि औरत की स्थिति भारतीय समाज में कैसे रही, एंशिएंट से लेकर मिडिवल तक की अभी हमने बात की, लेकिन मैं बार बार एंशिएंट और मिडिवल और उसके बीच में आती रहूंगी। जब औरत के इम्पोर्टेंस की बात हम करते हैं तो हम किन किन पैरामीटर्स को लेके चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने कहा कि अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग पैमाने थे, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो महिला की स्थिति के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स तब बनाए गए थे और क्या वो आज के पैरामीटर्स से कुछ अलग है? अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हम किस पैरामीटर्स से ये जज कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीजें बेसिक हैं। एक तो इशू है ही कि औरतों को, जैसे आपने भी कहा, कि अपने फैसले करने का कितना हक था, इंडिपेंडेंस कितनी थी उनकी, फैमिली के अंदर, बाहर समाज में अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करना, बच्चे कितने होने हैं, खर्चा कैसे होता है, कैरियर पॉसिबल है कि नहीं, घर से बाहर जाना अलाउ, ये फैसले कौन कर रहा है। तो किस हद तक महिलाओं के हाथ में ये डिसीजन मेकिंग पावर कब आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। फिर उनका रोल इकोनॉमी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिव रोल जो है, कहाँ कहाँ जो है महिलाएं जो हैं प्रोडक्टिव प्रोसेस में, चाहे वो नीचे का तबका हो, तो जो खेत मजदूर हैं या किसान हैं, जो औरतें जिनके फैमिली वो कितना, क्या आर्टिजन है, वीवर हैं, स्पिनर हैं, और दूसरे पैमाने पे भी, चाहे वो धर्म का हो चाहे कहीं भी, उनका कितना रोल है इकोनॉमी में, वो बहुत क्रूशल है। तो और तीसरी चीज जो मुझे लगता है जो जरूरी हमको देखने के लिए है कि इक्वालिटी का इशू, जेंडर की जब हम बात करते हैं तो ये क्रूशल इशू है। कि जेंडर इक्वालिटी कहाँ तक है? स्वतंत्रता, कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता महिलाओं की स्थिति का पैमाना रही है भारतीय समाज में? नहीं, मैं कहूंगी कि जी, हमने पहले कहा कि अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो इसको हमें 19th सेंचुरी से ही बात शुरू करनी पड़ेगी। उससे जब ये इशू पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ये सब की कोई मतलब नहीं था। नहीं, मतलब किसी पैमाने पे नहीं। जैसे कोई एक्सेप्शनल केसेस को आप छोड़ दें तो उसके अलावा कभी नहीं। एक मास लेवल पे एक जो इशू है कि महिलाओं का एजुकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनका फैमिली में क्या रोल होना चाहिए, जो गलत प्रथाएं बन गई थी वो अबॉलिश करी, ये एज सोशल इश्यूज, एज सोशल क्वेश्चंस पब्लिक के सामने आना, इनका डिबेट होना, प्रेस में डिबेट होना, इस पे लॉज पास होना, ये सब
19th सेंचुरी के पहले हमको नहीं मिलता देखने को नहीं मिलता तो है। ठोस बात इस तरह की हमें जो करनी पड़ेगी। फिर वहाँ क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, क्या क्या वहाँ कई कुछ होता है। जी कुमकुम मैम, जो जिस सवाल को मैंने मृदुला जी से पूछा था वो मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगी कि जब हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो आपने कहा कि चुनिंदा महिलाएं थीं जो आगे बढ़ी, लेकिन उसके अलावा बड़े पैमाने पर समाज में एंशिएंट काल में भी कोई या मिडिवल काल में भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलता है जिससे हम कह सकें। पर वर्ग का असर था, अलग अलग वर्ग की महिलाओं को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता रहा है। पर उन अलग अलग वर्गों को अगर हम समाहित कर दें और पूरे समाज को देखें तो क्या एक महिला को स्वतंत्रता पूर्वक अपने फैसले लेने का हक था, और क्या हम इसे पैरामीटर मान सकते हैं महिलाओं की स्थिति का उस समाज में? यहाँ भी आप अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकार की स्थिति देख पाएंगे। जैसे कि शिरीन जी कह रही थी कि निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी वो अपने रोटी रोजगार के लिए बाहर जाते थे। एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये उनका एक हक भी था, लेकिन ये उनके लिए जरूरी भी था, नेसेसिटी भी था। तो इसको हम हक मानेंगे या नेसेसिटी के रूप में देखेंगे, ये एक बात हमारे सामने आ जाती है। दूसरी अगर हम देखें कि कुछ चीजों में हम देख पाते हैं कि विभिन्न प्रकार की रोक लगाने की कोशिश की जाती थी। जैसे कि प्रजनन के बारे में महिलाओं को अपने निर्णय लेने की, कम से कम अगर हम सैद्धांतिक जो शास्त्र के ग्रंथ देखें तो उसमें कम से कम ये स्पष्ट हो जाता है कि महिला अपने आप से प्रजनन के बारे में निर्णय नहीं ले सकती थी। ये कितनी दूर तक वास्तव में लागू था या नहीं ये कहना मुश्किल है। संभव है कि देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के लोकल कस्टम्स थे, लोकल प्रकार के रीति रिवाज थे, उसमें अलग प्रकार की स्वतंत्रता जरूर हो सकती थी। जैसे कि जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं उनमें अलग प्रकार के रीति रिवाज प्रचलित हो सकती थी, अभी भी है। ये अलग प्रकार की स्थिति हम देख सकते हैं। लेकिन किसी भी हक के लिए आंदोलन के प्रमाण मेरे ख्याल में आधुनिक युग के पहले ढूंढ निकालना मुश्किल है जी। इसका और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ज्यादातर देशों के लिए आप देख सकते हैं कि वही स्थिति थी जी। तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर हम महिलाओं के हक, अधिकार, स्वतंत्रता, फैसले लेने की आजादी, इन सब की बात करें तो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आगे देखना चाहिए, उससे पहले नहीं देखना चाहिए। क्यों? हाँ, मैं काफी हद तक आपसे बल्कि पूरी तरह से आपसे करती हूँ, अग्री करती हूँ। लेकिन मैं इस पे एक बात ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हर जमाने में कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा वो न रहा हो कि औरतों के बारे में नहीं सोचा गया हो। मुझे इस इतिहास में सबसे पहली एग्जाम्पल अकबर की मिलती है, इम्परर अकबर की मिलती है। इम्परर अकबर ने बहुत सफाई के साथ ये कहा, बिल्कुल जो उनके अपने उसमें है, कि साहब मुसलमानों को देखिए, कहते हैं कि औरत कमजोर वर्ग की है, कमजोर है और पुरुष ज्यादा वो हैं, तो फिर हिस्सा बजाय दुगना मिलने के अगर वो कमजोर है, निर्बल है, तो उसे आधा क्यों दिया जाता है? ये लॉजिक को नहीं बता सकते मुझे। और इन हिंदुओं को देखिए, पुरुष ज्यादा बड़ी चीज है, महिला कम है, लेकिन पुरुष को अपनी मुक्ति के लिए ये जरूर, मोक्ष पाने के लिए ये जरूरी है कि उसकी स्त्री सती हो उसके लिए, उससे पहले नहीं होगा। तो सती अपने मोक्ष के लिए तो वो निर्भर हैं अपनी पत्नी पर, लेकिन अपने को उससे ऊंचा कहते हैं। ये तो उनकी जबानी बातचीत थी, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें उस जमाने इतिहास में इसके प्रमाण हैं। जी हाँ, तो उसमें अकबरनामे में उसकी अकबर की हैप्पी सेइंग्स हैं आखिर में, उसमें यही, ये तो अबुल फजल का रिकॉर्ड उसी वक्त का है जब अकबर खुद जिंदा थे, और उसको फिर औरों ने रिपीट किया है जो उनके ज़माने की। उसके बाद हमें ये पता है कि अकबर वो पहले बादशाह थे जिन्हीं कम से कम सती पर रोक लगाने की कोशिश की, जब मोटा राजा की बेटी ने उन्हें बुलाया और बतलाया, और वो बहुत समझदारी के साथ की। उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शायद उस वक्त को ये तो नहीं था कि वो एक ऑर्डर इशू कर दे जो पूरा हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सती जो औरत चाहे महिला चाहे वही कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली मर्तबा में उससे पूछ लिया जाए, उससे पहले वो आएगी और कोई अकेले बतलाएगी गवर्नर के सामने, उसके घर वाली औरतों के सामने, और फिर उसे ये बताया जाएगा कि अगर तुम सती नहीं करोगी तो तुम्हारी जितनी मेंटेनेंस है,
जिस लेवल पर वो मिल रही थी उतनी ही तुम्हें अब भी मिलती रहेगी। नहीं, लेकिन ये सिर्फ अकबर के काल में रहा या उसके बाद भी हुआ, या उसके बारे में मैं आपको चुनिंदा बता रही हूँ। स्त्रियों के साथ लागू हुआ? क्या इसका व्यापक समाज पर कोई असर हुआ? पहली बात तो ये कि स्त्री सती जो थी वो गरीबों में तो होती ही नहीं थी, राजपूतों या क्षत्रियों में होती थी और बड़े लोगों में होती थी। तो इसको ये तो न कहिए कि पूरी समाज के साथ क्या हुआ, लेकिन ये हुआ और इसकी कई एग्जाम्पल हैं कि औरतों से ये पूछा गया और उनको 2 मरतबा, तीसरी मरतबा जब उन्होंने कहा कि हम अब भी सती होना चाहते हैं, सिर्फ तब उनको उसकी परमिशन दी गई। फिर अब अगर आप आगे के पीरियड में भी आए, लेकिन सिर्फ सती क्यों, उसके बाद जो पति का परिवार में अधिकार था, क्या उस पर महिला को अधिकार मिला? क्या वो महिला अपने जीवन के फैसले उसके बाद अपने तरीके से लेती रही? क्या महिला दूसरी शादी करने के लिए आजाद रही, स्वतंत्र रही? दूसरी शादी के लिए तो अकबर का बाकायदा ऑर्डर है कि हिंदुओं में विडो रीमैरिज की परमिशन मैं दे रहा हूँ। कितना पूरा किया जा सका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन विडो रीमैरिज के लिए तो इसका मतलब आप और अभी आप जो मुझे उदाहरण पूरी बात दी कर लेने देना थोड़ी सी। दूसरे उन्होंने एक रूल बनाया जो पक्का था कि कभी यंग लड़कियों की शादी, मतलब मैरिज के लिए एक एज तय की जाएगी जो प्यूबर्टी से पहले की नहीं होगी, और उसके लिए बाकायदा ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए कि ये देखें कि मैरिज उससे कम एज पर नहीं की जा रही। लेकिन ये भारत के किस हिस्से तक लागू था? क्या ये पूरे भारत में लागू था? मुगल एम्पायर में था, वो अकबर के जमाने में जितनी भी बड़ी हो, ये मैं मानने पर तैयार हूँ कि सेंटर में उसको ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जितना आप आगे बढ़ें तो पूरे ही एडमिनिस्ट्रेशन जो बता रही हूँ उससे तो ये लग रहा है कि जैसे जो बातें 19वीं सदी में या आजादी के आंदोलन के दौरान या राजा राममोहन राय के द्वारा जो बार बार उठाई गई बातें, सती प्रथा का अंत हो या बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी बातें बाद में आई, वो दरअसल अकबर ने पहले ही शुरू कर दी। अकबर ने, मैं कह नहीं रही हूँ, बल्कि ये हुआ है। मतलब जब कोई इतिहासकार आपसे बात करता है तो बगैर फैक्ट्स के जो बाकायदा प्रूवन हो नहीं कहता। मैं ये कहना चाह रही थी कि अकबर का जो ये शिरीन ने जो बताया, ये कन्विंस करने के लिए लोगों को, क्योंकि लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं, उनका पूरा जो पर्सपेक्टिव था उसे आज हम एक मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। और अभी जो रिसर्च हो रही है कि हिंदुस्तान जैसे देश में भी क्या, जैसे लेट मिडीवल यूरोप में उसको अब अर्ली मॉडर्न भी कहते हैं, इंडिजिनस सोसाइटी से भी क्या मॉडर्निस्ट आइडियाज निकल रहे थे। तो एक जो उनका सलेकुल वाला जो आइडिया है वो भी तो एक बहुत मॉडर्निस्ट आइडिया है। तो ऐसे उनके कई आइडियाज थे, और महिलाओं के बारे में जैसे शिरीन ने विस्तार में बताया। तो ये चीजें अब सामने रिसर्च के थ्रू आ रही हैं, और इसको मैं लिंक करना चाहूंगी राजा राममोहन रॉय के साथ। जो राजा राममोहन रॉय पे भी जो रिसर्च हुआ है, पहले ये धारणा थी कि वेस्टर्न आइडियाज आए, ब्रिटिश रूल आया, उसका इम्पैक्ट होके राजा राममोहन रॉय ने ये आइडियाज, उनके जो रेडिकल आइडियाज आए। लेटेस्ट जो रिसर्च है, और आज की नहीं, पिछले 20-25 साल पहले की, उसमें ये दिखाया गया है कि राजा राममोहन रॉय के मॉडर्न आइडियाज उनके अंग्रेजी सीखने के पहले ही आए थे जी। और उनके जो पर्शियन में जो वर्क्स हैं उसमें उनके सबसे रेडिकल आइडियाज हैं। इसका मतलब वो अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। इसका मतलब जो महिलाओं के स्थिति में बदलाव की शुरुआत मुगल काल से शुरू हो चुकी थी। हम इस पर चर्चा करेंगे कि रास्ते कहां से बदले और बदल कर कहां तक पहुंचे हैं अब तक। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तो हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे, और जैसा कि शिरीन मैम ने बताया कि दरअसल महिलाओं की स्थिति में बदलाव की शुरुआत मुगल काल से शुरू हो गई थी, और उसमें अकबर को इसका जनक माना जा सकता है। क्या हम कुमकुम मैम यहाँ से माने कि मुगल काल से महिलाओं की स्थिति बदलनी शुरू हुई, और अब 19वीं सदी के बाद, यानी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, वर्ल्ड वॉर 2 आया, उसके बाद उसमें एक मतलब स्ट्रक्चर्ड बदलाव आए? कुछ हद तक शायद हम कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे थे, लेकिन साथ साथ मैं एक दो बातें पर ध्यान देना चाहूंगी। एक है कि अगर हम इसको एक यूनिफॉर्म प्रगति के रूप में देखें तो उसमें कुछ समस्याएं हैं, और एक बात जो मुझे लगता है कि आधुनिक युग और हम 21वीं सदी में बैठकर बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो
प्रमुख चुनौती है ये है सेक्स रेशियो की चुनौती, जहां हम देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद सेक्स रेशियो में स्टेडिली डिक्लाइन आ रहा है और ये हम देख सकते हैं कि 21वीं सदी में जाकर और भी एक्यूट एक समस्या के रूप में सामने आ रहे हैं। और अगर हम जेंडर की बात करें और महिलाओं की स्थिति की बात करें, वो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे सामने है। तो जहाँ कुछ चेंजेस ज़रूर आई हैं, कुछ बदलाव ज़रूर आई हैं, लेकिन साथ साथ कुछ अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो महिलाओं की स्थिति आज भी नहीं अच्छी है, बल्कि अगर हम सेक्स रेशियो की दृष्टिकोण से देखें तो इट हैज बिकम वर्स देन व्हाट इट वाज बिफोर। पहले की तुलना में आज की स्थिति काफी खराब है। तो ये क्यों है, इसको समझने की जरूरत भी है और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या हम महिलाओं की स्थिति को केवल जेंडर इक्वालिटी के पैमाने पर देखें या और जो दूसरे अधिकार हाल के दिनों में मिले 19वीं सदी के बाद से लेके अब तक, और खास तौर से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर हमारे भारतीय आज़ादी के आंदोलन पर पड़ा और उसका असर हमारे संविधान में जो भारतीय महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया उसमें परिलक्षित हुआ। मैं आपसे बिल्कुल इसके ऊपर सहमत हूँ कि सिर्फ जेंडर रेशियो इंडेक्स नहीं बनाया जा सकता, और चीज़ों के भी लेना है। और नेशनल मूवमेंट के बाद हमें ये देखना है कि नेशनल मूवमेंट ने जो चीज़ें ली उनमें एक चीज़ थी रीज़न, और इसीलिए 1956 में जब हिंदू कोड बिल पास हुआ तो पंडित नेहरू की वो एफर्ट कि कम से कम औरतों को कुछ अधिकार तो मिल जाएं, जो मिल भी गए और उसके बाद भी उसमें आगे बदलते रहे और अगले जो अमेंडमेंट्स हुए उससे ज़्यादा मिलते रहे। वो सिर्फ इसलिए था कि धर्म में कुछ हो, हमें उन्हें अधिकार देना है। तो जब आप धर्म से अलग होके आए और आपने कहा कि नहीं अधिकार देना है, तब आप दे पाए। तो रीज़न पहली चीज़ होती है, आपको लॉजिक से चलना है, उस अंधविश्वास से नहीं चलना है जिससे चल के किसी को, उसमें तो फिर आपको ना शेड्यूल कास्ट को मिल सकता है और ना औरतों। लेकिन संविधान ने अधिकार तो दिए, मगर अधिकारों का इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब टेक्नोलॉजी ने जीवन को बदलना शुरू किया। क्या आप इसे मानती हैं सही? देखिए, बदलाव जब भी किसी सोसाइटी में आता है तो उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन तो कभी भी नहीं होता। जैसे आपने अकबर के बारे में जो भी पूछा, पर हिस्टोरिकली हम क्या सिग्निफिकेंट मांगते हैं कि मानते हैं कि नया विचार आया, क्योंकि नए विचार पहले आते हैं, कई बारी 1 सेंचुरी 2 सेंचुरीज का लैग होता है उनके इम्प्लीमेंटेशन में। ये हिस्ट्री का दौर ऐसा ही होता है, पर वो नए आइडियाज जब आते हैं हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे अकबर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक जर्मन हिस्टोरियन है बहुत वेल नोन, रोथरमंड, जो ने इंडिया पे बहुत लिखा है। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि अकबर के युग में अकबर जो थे रीजन, रैशनैलिटी, सेक्युलर रिलीजियस प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, और उस वक्त यूरोप में इंक्विजिशन चल रहा था जो कि मोस्ट बैकवर्ड काइंड वो था, और उस पर ये दिखाने की कोशिश करी है कि कहीं भी जब ऐसे आइडियाज आते हैं हम उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो जहां तक नेशनल मूवमेंट का सवाल है, मैं उस पर ये एम्फसाइज करना चाहूंगी कि पहले सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि राम मोहन रॉय का मैंने पहले भी नाम लिया, जो पूरे 19th सेंचुरी में तरह तरह के फॉर्म्स के थ्रू सारे इंडिया में फैला, दूसरी कम्युनिटीज में भी फैला, सिर्फ हिंदुओं में नहीं, ये अलग कम्युनिटीज में भी गया। और दूसरा जो फ्रीडम स्ट्रगल जब से शुरू होती है, और खासकर जो गांधी जी का जो पीरियड है, जो रेडिकल ब्रेक आता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ ये नहीं है कि एनी बेसेंट, एक आयरिश वुमन, पहली प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में, एक बहुत बड़ी चीज थी। 1925 में सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट बन जाती हैं। पर सिर्फ ऐसी महिलाओं तो मैं कई मेंशन कर सकती हूँ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है, रोना आसफ अली है, गीता मुखर्जी है, कि ऐसे तो बहुत सारे हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि महिलाओं ने हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। सड़कों पे आई, मीटिंग अटेंड करी, जेल गई, धरने किए, कोई ऐसा काम उन्होंने छोड़ा नहीं, ट्रेड यूनियन बनाए। गांधी जी ने एक बात कही थी बहुत जरूरी, उन्होंने मृदुला साराभाई को बुलाया 1932 में और उनको कहा कि मैंने हिंदुस्तान की औरतों को रसोई घर से बाहर निकाल दिया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि वापस ना जाए। आपने कहा कि उस समय जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, देश के सामने एक बड़ा कॉज था, उस बड़े कॉज के लिए लोगों ने भी अपनी महिलाओं को एनकरेज किया कि वो बाहर जाएं और आंदोलन में हिस्सा लें और बदलाव का एक हिस्सेदार बने। मगर उसके बाद क्या हुआ,
क्यों वो वापस फिर से रसोई की तरफ लौट गई? इतनी ज्यादा तो रसोई की तरफ नहीं लौटी। मैं पहली बात तो आपसे इससे नहीं अग्री करती कि बहुत फर्क पड़ा आजादी के पहले की औरतों में, मतलब नेशनल मूवमेंट से पहले और बाद। मगर दूसरी बात जिसको मैं कहूंगी वो ये कि आप कहती हैं विचारधारा में जब तक खुद महिलाओं की विचारधारा न बदले, और वो विचारधारा बदलना बहुत जरूरी है। अगर आज भी हमारे लिए पति परमेश्वर है, हस्बैंड जो है वो खुदाए मजाजी है, तो फिर आपकी विचारधारा नहीं बदल सकती। तो जिन विचारधाराओं की बदलने की बात आप कह रही हैं उसके लिए आपको ब्लाइंड फेथ से हटके रीजन में आना पड़ेगा, रैशनैलिटी में आना पड़ेगा। आप दोनों चीजों को साथ नहीं चला सकते। ये अकबर की अपनी भी सोच थी और इसीलिए उसने सारे धर्मों को निगेट वो किया था। ये कहा था कि सबको वो है, लेकिन साथ साथ ये कहा था कि जो रीजन और रैशनैलिटी को भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और धर्म वाले का है। तो जब तक आप रैशनैलिटी पर नहीं आएंगे, पति परमेश्वर रहेगा, उसके पैर छुए जाएंगे, उसके बगैर आप नरक में ही जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या अभी का मौजूदा समाज रैशनैलिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है या नहीं। शिरीन मैम, अभी हम आपसे बात कर रहे थे और आपने बताया कि जब तक तर्क का विस्तार नहीं होगा और धर्म को हावी रखा जाएगा समाज पे, तब तक महिलाओं की स्थिति को सुधारना मुश्किल है। लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, मौजूदा समाज की बात करें, भारतीय समाज की, तो क्या हम जो संवैधानिक अधिकार हैं महिलाओं के, उनको लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं? एक्चुअली मुझे जो लगता है कि तर्क में महिला और पुरुष दोनों को ही शामिल होना है, क्योंकि हम अब तक मर्दों की सोच बदलने के बारे में उतना नहीं सोचा है। जो लोग महिला आंदोलन में शामिल होते हैं और उसमें काम करते हैं, वो आमतौर से महिलाओं की सोच बदलने पर जोर देते हैं। लेकिन जब तक हम पुरुषों के जो धारणाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनको नहीं बदल पाएंगे, तब तक एक प्रकार के वायलेंस, एक प्रकार के प्रेशर, एक प्रकार के डोमिनेंस चलते रहेगा और दोनों काम साथ साथ चलाने की जरूरत है। जो पुरुष हमेशा से सत्ताधारी या सत्ता का सुख भोगते रहे हैं, अपने आप को महिलाओं से ज्यादा ताकतवर और सबल मानते रहे हैं, वो ऐसी विचारधारा को, ऐसी धारणाओं को क्यों पनपने देंगे, क्यों आगे आने देंगे, क्यों रैशनैलिटी को स्वीकार करेंगे? मेरे ख्याल में कुछ अंश तक जिस प्रकार के हम मैस्कुलिनिटी आज देखते हैं, उनसे उनकी भी पूरे जो मानविक विकास है वो नहीं हो पाते हैं, इमोशनली भी नहीं हो पाते हैं, दूसरी तरह से भी नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि उनके हाथ में सत्ता है, लेकिन वो बहुत कुछ खो भी देते हैं उस सत्ता की खोज में। तो अगर इस प्रकार की सोच को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसको फैला सकते हैं, तो ये एक प्रकार है जिसके माध्यम से हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है वो कभी कभी लगता है एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हालांकि 20 सालों के दौरान महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया और जब से कम्युनिकेशन का एक तरह से विस्तार हुआ है, जब से कॉन्ट्रासेप्टिव्स का विस्तार हुआ है, जब से टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है, समाज में आई है, तब से क्या महिलाएं उसका इस्तेमाल करके पुरुषों की सोच को बदलने में कुछ हद तक कामयाब हुई हैं या पुरुषों से आगे जाती हुई दिख रही हैं? एक्चुअली यहाँ भी हमें देखना है कि हम कौन सी महिला की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात है, हमने अभी देखा है कि बिहार में स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम की क्या नतीजा हुआ है, हाँ, छत्तीसगढ़ में। तो उस तरह की घटनाएं भी अभी हो रही हैं जो हमें उम्मीद नहीं थी कि 21वीं सदी में कहीं भी होगी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं। तो कई चीज़ों पर हमें विचार करना है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो न्यूट्रल है, लेकिन किन के हाथों में टेक्नोलॉजी है, किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, किस संदर्भ में टेक्नोलॉजी के प्रयोग हो रहा है, वो देखना भी जरूरी है। तो अगर हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी ने तो जरूर महिलाओं को कुछ हद तक अपने लिए वक्त दिया है। कम्युनिकेशन के साधन ने जरूर महिलाओं को घर बैठे हुए दुनिया से जुड़ने का एक मौका तो दिया है। हाँ, मगर आपने जो पहले ये कहा कि क्यों पुरुष अपने अधिकार छोड़ेंगे, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में पहले फेमिनिस्ट मर्द थे, पुरुष थे, औरतें नहीं थी। राजा राम मोहन राय हो, चाहे केशव चंद्र सेन हो, चाहे विद्याचंद्र सागर हो, ये सब पुरुष थे जिन्हीं ने औरतों को आगे बढ़ाने की, या आप उसमें देखें तो करामत हुसैन हो, जिन्हीं ने मुसलमान लड़कियों में एजुकेशन का पहला उठाया, वो सब पुरुष थे।
आधुनिक भारत का ऐसा राजा राम मोहन रॉय किसी को आप देख रही हैं? आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं एग्री करती हूँ शिरीन से और कुमकुम से भी। कुमकुम ने जो कहा कि मर्दों का भी जो माइंडसेट है उसको बदलने की बहुत जरूरत है। देखिए, हर एक चीज जो चेंज आता है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल के थ्रू नहीं आता है। स्ट्रगल आप एक हद तक कर सकते हैं, खासकर ये जो इशू है, क्योंकि ये इशू हर फैमिली में है, हर मैरिज में है। आप ये तो नहीं कह सकते कि स्ट्रगल करके आप चाहते हैं, या ऐसा हो भी सकता है कि हर मैरिज कोई टूटे। नहीं, क्यों? सोल्यूशन आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा कि माइंडसेट बदले, औरतों का भी बदले और आदमियों का भी बदले। नहीं, आपने कहा ना कि चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो या दूसरे और महापुरुष हों जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को बदलने का अपनी तरफ से प्रयास किया, और उसकी वजह से आज हम ये भी हासिल कर पाए हैं। लेकिन आज के समाज में क्या वो जरूरत है, या महिलाओं को खुद अपनी आजादी अपने महिलाओं और पुरुषों को दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब तक आप दूसरों को परसुएट करके अपने साथ नहीं लाएंगे तो आप क्या चीज हासिल कर लेंगे? अगर महिलाओं को अपनी कोई चीज प्राप्त करना है तो फिर पुरुषों के सोचने का तरीका उन्हीं को बदलना पड़ेगा ना। उनको अपने साथ ला के लड़ाई करना पड़ेगी ना। तो आप ये मत कहिए कि ये दो ऐसे डिवीजन है जो अलग नहीं होते। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि सब पुरुष जो हैं वो महिलाओं के अधिकारों के अगेंस्ट नहीं है। और ये भी कहना गलत है कि हमेशा महिलाओं ने खुद अपने लिए सब कुछ प्राप्त किया है। शुरू में उन्हें नहीं थी। जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के इन्फ्लुएंसेस जिन पर आ चुके थे, वो थे जिन्होंने ये सोचा और फिर सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशन होनी चाहिए ताकि औरतें अपने लिए आप सोच सकें। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्चुअली हमें शिक्षा के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो, लोगों की सोच बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई महापुरुष की आवश्यकता नहीं है, आम औरत आम आदमी मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए प्रयास करनी है। और कुछ अंश तक आपने जो टेक्नोलॉजी की बात की है, अगर टेक्नोलॉजी को सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो शायद कुछ आशा की रेखा देखा जा सकता है कि समाज में प्रगतिशील सोच हाल के दिनों में बढ़ी है, लेकिन ये भी सच है कि पुरुष जितनी तेजी से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जितनी तेजी से महिलाएं अपने हक के इस्तेमाल कर रही हैं, उतनी तेजी से पुरुषों की सोच में बदलाव नहीं आ रहा है, और इस वजह से समाज में एक कॉन्ट्रडिक्शन भी पैदा होता हुआ दिख रहा है। तो महिलाओं को अपने अधिकार, आपने जैसे कहा कि पुरुष और महिला मिलकर ही इस समाज को बेहतर बना सकते हैं, तो उनके लिए कैसे कन्विंस करने की जरूरत है? मतलब आज कोई महिला अगर इतिहास को महिलाओं के पक्ष में करने के लिए एक नया पन्ना जोड़ना चाहती है तो वो क्या करे? कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, इतिहास के तो उदाहरण हमारे पास है ही। उस पे तो इतिहास के पास आप जाएंगे ये दिखाने के लिए कि इंट्रिंसिकली औरतों में, महिलाओं में कोई कमी नहीं है। जो एक्सेप्शनल महिलाएं हैं उनके एग्जाम्पल हमें ये दिखाते हैं कि जहां मौका मिलता है तो वो एम्परर भी बन सकती है, वो आर्टिस्ट भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो ये आर्गुमेंट हिस्ट्री से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन तब मौके कम थे, आज मौके ज्यादा हैं। मौके ज्यादा है, मौका बदला हुआ है। इसलिए ये आर्गुमेंट कि ये प्रोफेशन या ये काम जो है यहाँ महिलाएं नहीं कर सकती, या किसी भी प्रोफेशन के अंदर महिलाएं उतना ही अच्छा या मर्दों से ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती, जो ग्लास सीलिंग वाली एक बात है। क्योंकि जब रोज की बातें हम करते हैं तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। लेकिन छोटे छोटे सेक्टर्स के बदलाव से क्या हम भारतीय समाज के बड़े बदलाव की कल्पना कर सकते हैं, जहां आज भी महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं हैं, आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हर 25वें 26वें मिनट पे हो रही है, आज भी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश में, डाउरी से आज भी महिलाएं मर रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम छोटे छोटे सेक्टर्स में बदलाव करके किसी बड़े बदलाव की कल्पना कर सकते हैं? अधिकार तो बहुत है, मगर उन अधिकारों का इस्तेमाल कहाँ कर पा रही हैं? मेरे ख्याल में हमें छोटे जो परिवर्तन है उनको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कम से कम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि कुछ बदलाव तो आ सकती है, और धीरे धीरे उससे ये जो हम परिवर्तन
के बारे में सोच रहे हैं, ये एक मौलिक परिवर्तन है, लोगों की धारणा में परिवर्तन। ये कोई जल्दी से आने वाले परिवर्तन नहीं, आसानी से भी नहीं आएंगे, लेकिन इसके लिए प्रयास जारी रखने की जरूरत है। तो छोटे परिवर्तन है बोल के उनको नकारना मेरे ख्याल में सही नहीं रहेगा, सही नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि महिलाएं कब जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उनका इस्तेमाल खुद से करना सीख जाएंगी। क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह की हमारी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें महिलाएं आगे बढ़कर अपने जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं उसका इस्तेमाल कर पा रही हैं या करने की स्थिति में हैं? देखिए, कर तो रही है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन करने के लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन जो मैं एक बात कहूंगी कि कुछ अधिकार जो होते हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मिलते हैं तो उनसे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पंचायती राज में औरतों के लिए किया गया, शुरू में ये कहा जा रहा था कि पुरुष उनके मतलब जो उनके पति हैं वो उसको करते हैं, लेकिन अब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर आज भी महिलाओं के लिए किसी किस्म का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में हो जाए तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसको तरह तरह की ये बातें करके कि बिल आएगा तो हम ये कहेंगे कि किस वर्ग की औरतों को या किस कास्ट की औरतों को किया जाए, इसको टारपीडो किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। और अगर महिलाओं को किसी भी तरह का आरक्षण मिल जाए वहां के ऊपर तो बहुत बड़ा अंतर आएगा। क्या आपको भी लगता है मृदुला जी कि क्या वाकई अगर महिलाओं को संसद में राजनीति में तो है लेकिन उस हद तक अभी पार्टिसिपेशन नहीं है, अगर 10 से 11% के करीब है, लेकिन अगर संसद में वाकई 33% रिजर्वेशन मिल जाए तो महिलाओं के पूरे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है? मैं तो उसके आगे जाके कहूंगी कि जब 10 साल से ज्यादा ये बिल फंसा हुआ है तो क्या प्रिवेंट कर रहा था हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो इसमें विश्वास करती हैं और कहती है कि हम सपोर्ट करें, वो ये अपनी पार्टियों पे तो लागू कर सकती थी कि हम इतने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अगर सब पार्टियां इतने कैंडिडेट खड़े कर दे तो आपको रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। ये वॉलंटरी भी हो सकता है पार्टीज के हिसाब से। तो क्या प्रिवेंट किया? प्रिवेंट हमें यही कर रहा है कि हम उस पर उतना जोरों से विश्वास हमारा नहीं है, हम उसको इतना अहम मुद्दा नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं, जो हर एक सेक्टर में महिलाएं सामने जहां नहीं आती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये आप फीमेल फीटिसाइड की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं। प्रिज्यूमेबली अगर 50% या 30% औरतें होती पॉलिटिकल उसमें तो कहीं पे ये तो औरत ये तो नहीं चाहेगी कि औरतें बच्चे महिलाएं मतलब फीमेल चाइल्ड पैदा ही नहीं हो। तो ये कम से कम ऐसे बेसिक इश्यूज तो हम टैकल कर सकते थे बेटर। हम भारत में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोई भी समाज तब तक पूरी तरह से विकसित नहीं माना जा सकता है और उन्नत नहीं माना जा सकता है जब तक कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार और बराबरी से आगे बढ़ने का मौका ना मिले और उन सब का कंट्रीब्यूशन देश के लिए ना हो। अगर हम देश के आजादी के लिए तमाम महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देखा हमने और तमाम महिलाओं के सैक्रिफाइसेस देखे, तो क्या आज देश की उन्नति की बात करने वाले पॉलिटिकल समाज है उन लोगों को आगे आकर ये देखने की जरूरत नहीं है या महिलाओं को बराबरी के हक पर लाने की जरूरत नहीं है? लास्ट कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूं कि इसकी जरूरत तो है ही, लेकिन ये आसानी से नहीं होगी, जल्दी से नहीं होगी। इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। जो हमारे इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि अगर महिलाओं को देश की विकास में उन्नति में हिस्सेदार बनाना है तो उनको अपने बराबर पर लाकर और पुरुषों के साथ मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में शामिल। नमस्कार।